स्वागत है दोस्तों आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी मंथन पर। मैं रणंजय सिंह आप लोगों का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। जैसा कि इसके पहले वाली क्लास के अंतर्गत हम लोगों ने तत्सम व तद्भव शब्दों के विषय में खूब विस्तार से पढ़ लिया था। आज उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए तत्सम व तद्भव शब्दों के बाद जो अगला क्रम आता है वह आता है देशज शब्दों का। आइए हम लोग बहुत विस्तार से चीज़ों को समझते हैं कि भाई देशज शब्द किसे कहते हैं, इनकी क्या पहचान होती है, इनकी कैसे उत्पत्ति होती है। इन सभी चीज़ों के विषय में विस्तार से समझेंगे और विशेष रूप से हम ये प्रयास करेंगे कि जितने भी शब्द परीक्षाओं में, विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उन सभी शब्दों को भी ध्यान से पढ़ें। आइए देखते हैं। देशज शब्द, देशज शब्द। देखिए यहां पर देशज शब्द में जो ये जा शब्द लगा हुआ है, इस जा का अर्थ होता है जन्मा। जा का क्या अर्थ होता है? जन्मा। अर्थात देश में जो जन्मे हुए शब्द होते हैं उन्हीं शब्दों को देशज शब्द कहा जाता है। देश में जन्मे हुए शब्दों को ही देशज शब्द कहा जाता है। यानी कि मैं आपसे पूछूं भाई शाब्दिक अर्थ इसका क्या होगा? शाब्दिक अर्थ, तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है देश में जन्मे शब्द। देश में जन्मे शब्द। जो देश में जन्मे हुए शब्द होते हैं उन देश में जन्मे शब्दों को ही हम देशज शब्द कहते हैं। लेकिन इसकी परिभाषा जो है वो थोड़ी सी अलग हो जाती है। परिभाषा, और परिभाषा से ही इसका वास्तविक स्पष्टीकरण हो पाता है। केवल देश में ही जन्मे शब्दों को देशज नहीं कहा जाता है। मूल बात समझिए। मूल बात यह है कि वे शब्द जिनकी उत्पत्ति के प्रामाणिक साक्ष्य उपलब्ध ना हो कि वो किस भाषा के हैं, उन सभी शब्दों को हम देशज शब्दों की संज्ञा में रखते हैं। क्या मैंने कहा? वे सभी शब्द जिनकी उत्पत्ति के प्रामाणिक साक्ष्य उपलब्ध ना हो कि वे किस भाषा के हैं, कि वे किस भाषा के हैं, देशज शब्द कहलाते हैं। देशज शब्द कहलाते हैं। शब्द कहलाते हैं। समझ में आया? कहने का मतलब वे सभी शब्द जिनकी उत्पत्ति के प्रामाणिक साक्ष्य उपलब्ध ना हो कि वे किस भाषा के हैं, देशज शब्द कहलाते हैं। वे सभी शब्द जिनका किसी भाषा से कोई सर्वकार ना हो, वे सारे के सारे शब्द देशज शब्दों की श्रेणी में आते हैं। इनकी उत्पत्ति कैसे होती है? बात करते हैं उत्पत्ति की। उत्पत्ति
तो ध्यान रहे, देशज शब्दों की उत्पत्ति गांव व कस्बों में क्षेत्रीय प्रभाव के कारण होती है। देशज शब्दों की उत्पत्ति देशज शब्दों की उत्पत्ति गांव व कस्बों में क्षेत्रीय प्रभाव के कारण उत्पन्न होते हैं। क्या कहा गया कि जो देशज शब्द होते हैं, उन देशज शब्दों की जो उत्पत्ति होती है वो कहाँ होती है? तो वह गांव में होती है, वह कस्बों में होती है। क्यों होती है? तो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण होती है। क्यों होती है? क्षेत्रीय प्रभाव के कारण होती है। क्षेत्रीय प्रभाव के कारण होती हैं। यहां तक की बात समझ में आई? आपसे पूछा जाए देशज शब्द किसे कहते हैं, तो देश में जन्मे हुए जो शब्द हो रहे उन शब्दों को तो हम देशज शब्द कहते हैं। ये इसका शाब्दिक अर्थ है। जबकि इसका वास्तविक अर्थ यानी वास्तविक परिभाषा क्या है? तो वास्तविक परिभाषा ये है कि वे सभी शब्द जिनकी उत्पत्ति के प्रामाणिक साक्ष्य उपलब्ध ना हो कि वो किस भाषा से आए हुए हैं, वे सारे के सारे शब्द देशज शब्दों की श्रेणी में ही आते हैं। वे सारे के सारे शब्द किस में आते हैं? तो वे सारे के सारे शब्द देशज शब्दों की श्रेणी में आते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि देशज शब्दों की उत्पत्ति होती कैसे है? तो देशज शब्दों की उत्पत्ति जो है वो गांव और कस्बों में होती है। और होती कैसे? तो क्षेत्रीयता के प्रभाव के कारण होती है। क्षेत्रीयता के प्रभाव के कारण होती है। इनसे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो देशज शब्द हैं, इन देशज शब्दों को हेमचंद महोदय ने देशी शब्द कहा, जबकि वहीं जॉन विंग्स महोदय ने क्या कहा? तो जॉन विंग्स महोदय ने इसे अनार्य स्रोत बताया। क्या बताया? अनार्य स्रोत बताया। महत्वपूर्ण तथ्य में पहला तथ्य है, देशज शब्दों को देशी शब्द हेमचंद ने कहा है। हेमचंद ने कहा है। हेमचंद ने कहा है। जबकि वहीं जॉन विंग्स ने इसे क्या कहा? अनार्य स्रोत कहा। देशज शब्दों को जॉन विंग्स ने अनार्य स्रोत कहा है। अनार्य स्रोत कहा है।
कहा है। अब आपसे पूछा जाए कि ये जो देशज शब्द हैं, इन देशज शब्दों को देशी शब्द किसने कहा? तो हेमचंद ने कहा। किसने कहा? हेमचंद ने कहा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो देशज शब्द हैं, इन देशज शब्दों को अनार्य स्रोत किसने कहा? तो अनार्य स्रोत इसको कहा है जॉन विंग्स महोदय ने। किसने कहा है? जॉन विंग्स महोदय ने। देशज शब्दों को जॉन विंग्स ने अनार्य स्रोत कहा है। अच्छा, अनार्य स्रोत का अर्थ क्या होता है वो भी समझते हैं। देखो ध्यान से, अनार्य शब्द जो है वो दो शब्द खंडों से मिलकर बना है, जिसमें एक है अन और एक है आर्य। जिसमें अन का अर्थ होता है नहीं और आर्य का अर्थ क्या होता है? संस्कृत। आर्य का अर्थ क्या होता है? संस्कृत। अर्थात जो संस्कृत नहीं है वो क्या है? तो जो संस्कृत नहीं है वही न देशज है। वही क्या है? तो वही देशज है। जो संस्कृत नहीं वही देशज है। अर्थात जो देशज शब्द होते हैं उनका कभी भी तत्सम रूप नहीं होता है। ये इसकी सबसे खास पहचान है। देशज शब्दों का कभी भी किसी भी कंडीशन में डायरेक्ट तत्सम रूप नहीं बन सकता। ये उनकी सबसे बड़ी पहचान होती है। समझ में आया? चलिए आगे चलते, समझते हैं नियम। या आप पहचान ही लिख लेते हैं, कौन कौन से देशज शब्दों के पहचान है। पहचान, पहचान। पहली महत्वपूर्ण पहचान क्या है जो अभी आपने लिखा कि देशज शब्दों का कभी भी तत्सम रूप नहीं होता है। देशज शब्दों का तत्सम रूप नहीं होता। तत्सम रूप नहीं होता, नहीं होता है। जैसे जैसे शब्द दिया गया है लोटा। लोटा। जैसे शब्द दिया गया है बुलबुल। जैसे शब्द दिया गया है पगड़ी। जैसे दिया गया है चाट। अब इन शब्दों का क्या तत्सम रूप बन सकता है? क्या इनका कोई तत्सम रूप है? नहीं, इनका तत्सम रूप नहीं है। इनका तत्सम रूप नहीं है। इसलिए ये सारे के सारे शब्द क्या माने जाएंगे? देशज। देशज शब्द। बात समझ में आई? मैंने क्या कहा कि जो देशज शब्द होते हैं, इन देशज शब्दों की सबसे खास पहचान ये होती है कि इनका कभी भी तत्सम रूप जो होता है वो नहीं बनता है। जैसे लोटा है जैसे है लोटा है, बुलबुल है, पगड़ी है, चाट है। अब आप इनका तत्सम बनाओ, बताओ चाट का तत्सम रूप क्या होता है? नहीं होता है, नहीं होता है। तो जिन शब्दों का तत्सम रूप ना हो वो देशज शब्दों की श्रेणी में आते हैं। पहली खास बात। चलो आगे की पहचान समझते हैं। दूसरी पहचान क्या है? दूसरी पहचान यह है कि जिन शब्दों का जन्म ध्वनियों की आवृत्तियों से होता है वे शब्द भी देशज शब्दों की श्रेणी में आते हैं। क्या लिखेंगे नियम नंबर 2 में?
जिन शब्दों का निर्माण ध्वनियों की आवृत्तियों से होता है, ध्वनियों की आवृत्तियों से होता है, देशज शब्द कहलाते हैं। शब्द कहलाते हैं। देशज शब्द कहलाते हैं। क्या कहा मैंने कि जिन शब्दों का निर्माण किससे हो, ध्वनियों की आवृत्तियों से हो, ध्वनियों के अनुकरण से हो, ध्वनियों के दोहराव से हो, वे सारे के सारे शब्द जो होते हैं वे क्या होते हैं, देशज कहलाते हैं। तो जिन शब्दों का निर्माण ध्वनियों की आवृत्तियों से होता है देशज शब्द कहलाते हैं। देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे यहीं से ढेर सारे उदाहरण परीक्षा में आए हुए हैं। जैसे धड़ाम, और ये धड़ाम शब्द जो है ये यूपी टेट में आया है। यूपी टेट में आया हुआ शब्द है। यूपी टेट में आया हुआ शब्द है धड़ाम। आगे है ढिशुम, खचा खच, खचाखच। जैसे धड़ाधड़, धड़ाधड़, धड़ाधड़। काएं काएं, काएं काएं। टर टर, टर टर। साएं साएं। ठीक है। हलचल, फटाफट, फटाफट। धाएं धाएं। ये सारे शब्द क्या हैं? ये सारे शब्द देशज हैं। ध्वनियों की आवृत्तियों से जिन शब्दों का निर्माण होता है वे सारे के सारे शब्द क्या कहलाते हैं? वे सारे के सारे शब्द देशज कहलाते हैं। ये धड़ाम, ढिशुम, खचाखच, धड़ाम, काएं काएं, टर टर, साएं साएं, हलचल, फटाफट, धाएं धाएं। ठीक है। ये सारे शब्द क्या हैं? ये सारे के सारे शब्द देशज हैं। अन्य उदाहरण समझते हैं। अन्य उदाहरण, उदाहरण उदाहरण लोटा, डोरी, डंडा,
अंडा, अंटा, क्या है? अंटा। बुलबुल, चिड़िया, चुलबुल, कुलबुल, पगड़ी, फुनगी, ठेठ, ठेठ, पुलुई, कांच, ढोर, चाट, चाट, चुटकी, दारू, जूता, चप्पल, डिब्बा, डिब्बा, डिबिया, खिड़की, खिचड़ी, खिचड़ी, ठीक है। ये सारे के सारे शब्द क्या हैं? ये सारे के सारे शब्द देशज हैं। अच्छा, इनमें पूछे कौन कौन से गए हैं? अब पूछे हुए शब्द देखते हैं हम लोग। जैसे बीएड की एंट्रेंस परीक्षा में पूछा गया है, बीएड की एंट्रेंस परीक्षा में पूछा गया है, बीएड की एंट्रेंस परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है। यूपीपी में पूछा गया है, यूपीएसआई में पूछा गया है, ठीक है। राजस्थान टेट में पूछा गया है, राजस्थान की परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है। यूपीपी की परीक्षा में पूछा गया है, और ये टीजीटी की परीक्षा, पीजीटी की परीक्षा में पूछा गया है। पीजीटी 2019 की परीक्षा में पूछा गया शब्द है, और ये टेट में पूछा गया शब्द है, टेट की परीक्षा में पूछा गया शब्द है। तो इतने शब्द परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं जो कि देशज शब्द श्रृंखला के अंतर्गत आते हैं। यहां तक की बात समझ में आ गई? आज की क्लास हमारी यहीं तक। कल हम लोग एक नए विषय वस्तु के साथ उपस्थित होंगे, और जो नया विषय वस्तु है वो है विदेशज शब्द। क्या है? विदेशज शब्द। आज की क्लास को हम लोग यहीं पर स्थगित करते हैं। इसके आगे की चीजों की चर्चा आने वाली अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन जाने से पहले आपसे निवेदन है कि कृपया आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को लाइक करें, उस पर कमेंट करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में शेयर करें, जिससे कि और लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।